हेलो हेलो भालो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है और हर एडवोकेट कैसे एक एडवोकेट बनता है। आपके पूरे एक 5 साल के संघर्ष के बाद या 3 साल के संघर्ष के बाद एक आप एडवोकेट कैसे बनेंगे, वो पूरी प्रक्रिया को आज हम लोग समझेंगे। और ये हम लोग का आज का टॉपिक है कि अधिवक्ता अधिनियम द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक अधिवक्ता के नामांकन हेतु जो वर्णित प्रक्रिया उसकी हमें विवेचना करनी है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए। तो ये जो प्रश्न है वो अधिनियम जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत एक व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकन एनरोलमेंट की प्रक्रिया और संबंधित प्रावधानों के बारे में है। और अधिनियम भारत में जो कानूनी पेशे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने पूरे देश के लिए कानूनी पेशेवरों के विनियमन यानी रेगुलेशंस को एकीकृत किया। ठीक है, शुरू करते हैं पृष्ठभूमि और कानूनी ढांचा इसका। अधिवक्ता अधिनियम 1961 भारत में कानूनी पेशे से संबंधित कानून को समेकित यानी कि कंसोलिडेट करने और संशोधित यानी अमेंड करने के लिए लाया गया था। अधिवक्ता अधिनियम क्या करा गया था, भारत में जो कानूनी पेशा था उसको संबंधित कानून को समेकित कर दो, कंसोलिडेट कर दो और क्या करो उसको अमेंड कर दो यानी कि संशोधित कर दो, करने के लिए लाया गया था उस टाइम पे अधिवक्ता जो एडवोकेट्स एक्ट था। अधिनियम का यह उद्देश्य था कि इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य कानूनी पेशेवरों के पुराने और विविध जो वर्गीकरण जैसे कि वकील, प्लीडर, अटॉर्नी, बैरिस्टर तमाम प्रकार की मतलब उनके मतलब एक तरीके से पोस्टें बना रखी थी, उसको समाप्त करो। एडवोकेट की एकल श्रेणी सिंगल क्लास स्थापित कर दो। ठीक है, यह अधिनियम दो प्रमुख निकाय स्थापित करता है। कौन कौन से? भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी शिक्षा और पेशे के मानक निर्धारित करने वाला शीर्ष निकाय था। भारतीय विधिक परिषद था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया था, वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, कानूनी शिक्षा और पेशे के मानक निर्धारित करने वाला शीर्ष निकाय था। राज्य विधिक परिषद देखे तो स्टेट बार काउंसिल देखे तो एसबीसी राज्य स्तर पर वकीलों के नामांकन, अनुशासनात्मक मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संभालने वाला निकाय था। नामांकन का अधिकार देखते हैं अधिनियम की धारा 17 के तहत देखें तो हर राज्य विधिक परिषद को एक अधिवक्ता नामावली रोल ऑफ एडवोकेट्स तैयार करने और बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा 24 अधिनियम की जो धारा है उसके 24 के तहत निर्धारित योग्यताएं पूरी कर ली है, वह राज्य विधिक परिषद के साथ खुद को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करवा सकते हैं। यानी कि जो अधिनियम की जो धारा 17 के तहत हर राज्य विधिक परिषद यानी कि जो जितनी भी बार काउंसिल की जितनी भी बार काउंसिल राज्य की को एक अधिवक्ता नामावली रोल ऑफ एडवोकेट तैयार करने को और बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर धारा 24 के अंदर जितनी भी योग्यताएं किसी व्यक्ति ने पूरी कर ली तो अपने आप को एडवोकेट के रूप में किसी बार काउंसिल से जुड़ सकता है। ये एक्ट कहता है। अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु पात्रता 24 के अंतर्गत आती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंदर जो 24 धारा 24 है, एक व्यक्ति को राज्य विधिक परिषद के नामांकन करने के लिए आवश्यक अनिवार्य शर्तें निर्धारित करती है। कौन कौन सी? नागरिकता की आयु क्या है होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी नागरिकों के लिए पारस्परिक व्यवस्था के तहत कुछ अपवाद है, मतलब कुछ पारस्परिक व्यवस्था है उसके तहत तो अपवाद है, लेकिन उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कानूनी योग्यता देके शैक्षणिक, उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानूनी डिग्री यानी एलएलबी प्राप्त की हो, जो क्या हो साथ साथ भारत में कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय विधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अधिनियम के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर निर्धारित मानकों यानी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हो। केस लॉ का संदर्भ भी कुछ देख लो। यानी कि भारतीय विधिक परिषद बनाम मोहन सिंह 2007 वाला मैटर था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया था कि कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने की शक्ति केवल भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ही निहित है। मतलब जो उसके मानक है, कैसे वो एक तरीके से कानूनी शिक्षा के मानकों को एक लेवल को सेट कर सकती है, वो उसके पास ही सारी शक्तियां बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। किसी भी विश्वविद्यालय के से प्राप्त कानून की डिग्री को नामांकन के लिए तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करेगी, जो उसके मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीसीआई बनाम सत्यनारायण वाला मैटर पहले पढ़ चुका है। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट्स एक्ट की धारा 49(1)(d) के तहत अधिवक्ता के नामांकन की पात्रता से संबंधित नियम बनाने की व्यापक शक्ति है। अन्य शर्तें, अपवाद और योग्यता देखते हैं। उसे विधिक परिषद बीसीआई द्वारा क्या होगा, निर्धारित नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा, यानी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो देनी होगी। उसे नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए। वह किसी भी ऐसे अन्य पेशे या रोजगार में नहीं होना चाहिए जिसे भारतीय विधिक परिषद के नियमों के तहत अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए अयोग्य घोषित
किया गया, वो किसी ऐसा पेशा भी ना करता हो, ठीक है। उदाहरण अयोग्यता देखें यानी बीसीआई के बीएसआई बीसीआई के नियमों के अनुसार देखें, पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी फुल टाइम जो सैलरीड एम्प्लॉय है या न्यायाधीश जज है, सामान्यतः अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो जज है वो काहे एडवोकेट बनेगा यार, नॉर्मल सी बात है। नामांकन की विस्तृत प्रक्रिया देखते हैं, यानी नामांकन की प्रक्रिया मुख्य रूप से राज्य विधिक, और यहाँ पे हम आगे एक बात बोले, यहाँ पे मेरे को एक एग्जांपल आया अभी शायद कीनिया का क्या होगा, वो एक फेक एडवोकेट वाली अभी एक न्यूज चली थी। केन्या का कोई एक फेक एडवोकेट होगा लड़का, ठीक है। उसने हाई कोर्ट्स में वहां की 24 केस या 26 केस लड़े, वो 26 जीत गया। फिर उसे पकड़ा गया कि वो एडवोकेट ही नहीं था, 26 केस जीत गया। अब उनसे पूछो जाके जिनसे वो केस जीता, ठीक है, और उसने ये अपना खुद का केस लड़ा कि वो कहेगा वो केस जीत गया। लोग कह रहे हैं भाई पता नहीं है ऐसी ये पर्टिकुलर एक चीज मैंने तो पोस्ट देखी थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है भाई कुछ कुछ लोगों के साथ। तो नामांकन की प्रक्रिया मुख्य रूप से राज्य विधिक परिषद के माध्यम से संपन्न होती है, जो बीसीआई के नियमों का पालन करती है। आवेदन देखें एप्लीकेशन, तो पात्र व्यक्ति अपने निवास या उस स्थान के क्षेत्राधिकार वाली राज्य विधिक परिषद एसबीसी को एक निर्धारित प्रारूप या फॉर्मेट में आवेदन करता है। दस्तावेज देखें तो आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न किए जाते हैं। कानून की डिग्री एलएलबी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आयु के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, अक्सर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या कॉलेज के डीन द्वारा ही होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता की घोषणा भी हो, नामांकन शुल्क के भुगतान का प्रमाण भी हो, ठीक है। आवेदन की जांच और स्वीकृति देखें, यानी कि राज्य विधिक परिषद का एक नामांकन समिति एनरोलमेंट कमेटी प्राप्त आवेदनों की जांच करती है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक ने धारा 24 के तहत सभी योग्यताएं पूरी कर ली है और कोई अयोग्यता उसके अंदर मौजूद नहीं है। जांच के बाद देखते हैं तो समिति आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेती है। विधिक परिषद का प्रमाण पत्र देखते हैं, यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है तो राज्य विधिक परिषद आवेदक को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करती है और उसका नाम राज्य नामावली स्टेट रोल में दर्ज करती है। नामांकन के बाद आवेदक को एक नामांकन प्रमाण पत्र एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसे हम लोग एडवोकेट वो कार्ड कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड एक तरीके समझो। अखिल भारतीय नामावली या बीसीआई रोल देखते हैं, प्रत्येक राज्य विधिक परिषद धारा 19 के तहत नामांकित अधिवक्ताओं की एक प्रतिलिपि कॉपी भारतीय विधिक परिषद बीसीआई को भेजती रहती है। बीसीआई इन प्रतियों को संकलित करके अधिवक्ताओं की अखिल भारतीय नामावली ऑल इंडिया रोल ऑफ एडवोकेट्स तैयार करती है। फिर देखते हैं कि बीसीआई के नियम और अतिरिक्त आवश्यकताएं देखें तो समय के साथ भारतीय विधिक परिषद ने नामांकन प्रक्रिया को विनियमित करने और कानूनी पेशे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नियम बनाए हैं। अखिल भारतीय बार परीक्षा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबीई होता है। यह बीसीआई द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त नियम है। यानी आवश्यकता यह है कि 2010 से एक लॉ ग्रेजुएट को राज्य बार काउंसिल में अंतिम प्रोविंश यानी कि अनंतिम यानी कि प्रोविंशियल रूप से नामांकित होने के बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल का परीक्षा पास करना अनिवार्य है। एआईबीई का जो एग्जाम होता है, ठीक है। उद्देश्य यह है कि एआईबीई को कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले अधिवक्ताओं की बुनियादी वकालत कौशल और कानूनी ज्ञान का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। परिणाम यह निकलता है इसका कि एआईबीई पास करने के बाद ही आवेदक को राज्य बार काउंसिल से प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी प्राप्त होता है, जो उसे भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति देता है। नोट देखें तो नामांकन एनरोलमेंट एसबीसी द्वारा किया जाता है, जबकि प्रैक्टिस का अधिकार सीओपी एआईबी पास करने के बाद बीसीआई द्वारा मिलता है। क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड इंटर्नशिप देखते हैं, यानी बीसीआई के नियमों में अक्सर लॉ स्कूल के दौरान इंटर्नशिप और क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की आवश्यकता शामिल होती है, ताकि छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान और उसके साथ साथ व्यवहारिक कौशल यानी प्रैक्टिकल स्किल्स भी मिल सके। कानून की शिक्षा का मानक देखते हैं तो बीसीआई यह सुनिश्चित करता है कि जिन संस्थाओं से कानून की डिग्री प्राप्त की गई है वे आवश्यक बुनियादी ढांचा यानी संकाय फैकल्टी और पाठ्यक्रम के मानक बनाए रखें। यदि कोई संस्थान बीसीआई के मानकों का उल्लंघन करता है तो उस संस्थान की डिग्री नामांकन के लिए अयोग्य घोषित की जा सकती है। नामांकन अस्वीकृति के परिणाम और निवारण धारा 26, यदि राज्य विधिक परिषद नामांकन के किसी आवेदन को अस्वीकार कर देती है तो अधिनियम में अपील और निवारण की प्रक्रिया प्रदान की गई है। कैसे कैसे अस्वीकृति का कारण देख लो। यदि आवेदक धारा 24 के तहत निर्धारित पात्रता जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करता है, सपोज करो यदि आवेदक के खिलाफ पेशेवर दुराचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या नैतिक अधमता यानी मोरल
टर्पिट्यूड का कोई मामला लंबित है या वह दोषी ठहराया गया है। और भारतीय विधिक परिषदों के संदर्भ में देखें या रेफरेंस टू बीसीआई में देखें तो धारा 26(1) यदि राज्य विधिक परिषद नामांकन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लेती है तो वह आवेदन को अंतिम निर्णय के लिए भारतीय विधिक परिषद बीसीआई को भेजती है। बीसीआई तब आवेदन की समीक्षा करती है और या तो सीबीसी जो सॉरी एसबीसी जो होगी वो उसके निर्णय की पुष्टि करती है या एसबीसी को आवेदक को नामांकित करने का निर्देश भी देती है। ठीक है, फिर देखते हैं कि उच्च न्यायालय में अपील देखें तो धारा 37 के अनुसार कर सकते हैं। यदि बीसीआई भी आवेदन को स्वीकार कर देती है तो आवेदक के पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील करने का अधिकार है धारा 38 के अंतर्गत। यदि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नामांकन के मामलों में अंतिम न्यायिक समीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाएगा निष्कर्ष के अंतर्गत जो कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अधिवक्ता के नामांकन की प्रक्रिया एक बहुत चरणीय यानी मल्टी स्टेज और विनियमित प्रक्रिया है। यह न केवल शैक्षणिक योग्यता एलएलबी की मांग करती है बल्कि नैतिक उपयुक्तता यानी मोरल फिटनेस और व्यवहारिक क्षमता एआईबीई की भी जांच करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में कानूनी पेशे में केवल योग्य, सक्षम और नैतिक रूप से ईमानदार व्यक्ति ही प्रवेश करें ताकि वे देश की न्याय प्रणाली में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें। राज्य विधिक परिषद नामांकन का प्राथमिक द्वार है, जबकि भारतीय विधिक परिषद बीसीआई कानूनी शिक्षा और पेशे की अखंडता के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च नियामक की भूमिका निभाती है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त होगा कि कैसे आप एनरोल करेंगे, कैसे पूरी तरीके से एसबीसी, बीसीआई काफी तरीकों से वो कैसे तरीके से एआईबी का एग्जाम आप देंगे, देन वो तरीके से वो मिलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एग्जाम देंगे, कैसे देंगे, क्या देंगे, ये सब मैंने आपको इसमें बता दिया। कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, धारा 24, धारा 19, धारा 17, बहुत चीजें मैंने आपको बता दी। नहीं समझ में आया तो एक दो वीडियो को देखना, 1.5 की स्पीड ला के एक दो वीडियो को देखना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसी वीडियोस आती रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।